हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने अभी तक अपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को जो हमने अभी तक अपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी हड़प्पा सभ्यता के परिचय के साथ। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के परिचय में हम लोगों ने कुछ टॉपिक जाने थे, जिसमें से पहला टॉपिक था सभ्यता। हम लोगों ने जाना था सभ्यता शब्द का क्या मतलब होता है। तो हमने जाना था सभ्यता शब्द का मतलब होता है किसी भी समाज में सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने वाले शब्द को हम लोग सभ्यता कहते हैं। सभ्यता के कुछ द्योतक जाने थे, जिसके अंदर उन्नत कृषि, लंबी दूरी का व्यापार, विकास संबंधी अन्य अवस्थाओं को हमने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने संस्कृति शब्द को जाना कि संस्कृति शब्द का क्या मतलब है। तो हमने जाना था पुरातत्वविदों के अनुसार संस्कृति शब्द उन पुरावस्तुओं के समूह के लिए उपयोग की जाती है जो एक विशिष्ट शैली से बनी हो, विशेष क्षेत्र में पाई जाती हो और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों, साथ ही एक कालखंड से भी संबंधित हों। तो उन पुरावस्तुओं के समूह को कहा जाता है संस्कृति। हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। सभ्यता और संस्कृति शब्द के सबसे पहले हमने अर्थ पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने जाना था हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। हमने जाना हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। हम लोगों ने जाना हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ। इसमें हमने दो बातें जानी थी कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और दूसरी बात इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद हमने हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं के बारे में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है, दक्षिणी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है और पूर्वी सीमा कौन सी है। तो हमने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का परिचय जाना, जिसमें सभ्यता और संस्कृति शब्द का क्या मतलब होता है इसे समझा, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था इसे समझा, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ इसे समझा, और हड़प्पा सभ्यताओं की सीमाओं को समझा था। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों ने जाना था हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके। इस टॉपिक में हम लोगों ने जाना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन संबंधी कौन कौन सी आदतें थी, अर्थात वे किस प्रकार का भोजन करते थे। तथा दूसरा टॉपिक हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में वो मांस, मछली, पक्षी, जंगली जानवर, अनाज और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाते थे। कृषि प्रौद्योगिकी में हम लोगों ने जाना था कि ये लोग खेती के लिए बैलों का उपयोग करते थे, हलों का उपयोग करते थे, सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों तथा कुओं आदि का उपयोग किया करते थे। तो ये बात हम लोगों ने जानी जीवन निर्वाह के तरीके में। इसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक अपना पढ़ा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। देखिए, हम लोगों ने मोहनजोदड़ो शहर के बारे में समझा कि मोहनजोदड़ो शहर एक नियोजित शहर है तो किस प्रकार से है। हमने जाना कि मोहनजोदड़ो शहर को दो भागों में बांटा जाता था। एक ऊंचाई पर बना परंतु छोटा, जिसे दुर्ग कहा गया। दूसरा नीचे बना परंतु आकार में बड़ा, जिसे हम लोगों ने निचले शहर का नाम दिया था। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि ये शहर मोहनजोदड़ो शहर अगर नियोजित शहर है तो हमें कैसे पता चलता है कि इसका नियोजन किया जाता होगा।
इस बात को हम लोगों ने समझा कि इसका नियोजन किस प्रकार से किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने जाना इसमें नालों का निर्माण, अर्थात हम लोगों ने समझा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में नालों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस प्रकार की थी। इसके बाद हम लोगों ने समझा मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला, और इसी टॉपिक में हमने एक चीज जानी थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी एकांतता को काफी महत्व देते थे। ये चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ी। गृह स्थापत्य कला में हमने जाना कि ये लोग घर कैसे बनाते थे कि घर आंगनों के ऊपर आधारित होते थे, आंगन में सूत काटने और खाना पकाने जैसे कार्य किए जाते थे। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये अपनी एकांतता को महत्व देते थे क्योंकि फर्स्ट मंजिल पर खिड़की नहीं होती थी, सबका अपना अपना स्नान घर हुआ करता था, कुआं बना था बाहरी कक्ष में कि राहगीर उसके पानी का उपयोग कर सके। 700 कुल मिलाकर 700 कुएं जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना दुर्ग के बारे में। दुर्ग में हमने 2 संरचनाओं के बारे में जाना था, माल गोदाम और विशाल स्नानागार। तो दोस्तों अभी तक हमने अपना इतना चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक विभिन्नता का पता किस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इन टॉपिक्स को स्टडी किया है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक विभिन्नता का पता लगाना। इस टॉपिक का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे क्या उनमें सामाजिक रूप से ऊंच नीच का फर्क था या नहीं था। तो इतिहासकार और पुरातात्विक किसी भी समाज या सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीकों का सहारा लेते हैं। उनमें से हमें 2 तरीकों को समझना है, जिसमें से पहला है शवाधान। समझते हैं शवाधान के बारे में। तो शवाधान का मतलब होता है शवों को दफनाना। तो पहली बात ये क्लियर हुई, शवाधान का मतलब होता है शवों को दफनाना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों के दफनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती थी। तो देखो शवों को दफनाया जाता था गर्तों में, इनको गर्तों में दफनाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शव थे उनको गर्तों में दफनाया जाता था, पर सभी के सभी गर्त एक जैसे नहीं बनाए जाते थे। गर्तों को अलग तरीके से भी बनाया जाता है। तो कुछ गर्तों को साधारण तरीके से बनाया जाता था और कुछ गर्तों को बनाते समय उनमें नीचे पहले ईंटों की चिनाई की जाती थी। ठीक, तो समझो इस बात को। शवाधान का मतलब क्या है? शवों को दफनाना। और हड़प्पा सभ्यता में शवों को गर्तों में यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। गड्ढे भी एक दूसरे से अलग होते थे। कुछ शवों को साधारण गड्ढों में दफनाया जाता था और कुछ शवों को पहले गड्ढे में नीचे ईंटें की चिनाई की जाती थी और ईंटों की चिनाई करने के बाद फिर शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के साथ कुछ चीज़ें भी रखते थे। कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण,
तथा मृदभांड। देखिए, मृतकों के साथ आभूषण तथा मृदभांड यानी मिट्टी के बनाए गए जो बर्तन हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो आभूषण हैं, आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों की कब्रों से प्राप्त हुए हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के शवाधान थे उनमें आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों की कब्रों से प्राप्त हुए हैं। पर पुरातात्विदों ने जब शवाधानों का अध्ययन किया तो उन्हें ये बात समझ में आई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के साथ बहुमूल्य चीज़ें नहीं दफनाते थे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये बात कैसे समझ में आई कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में सामाजिक विभिन्नता थी। तो देखो, सबसे पहले शवाधान को हमने समझा कि शवों को दफनाना शवाधान कहलाता है। शवों को गर्तों यानी गड्ढों में दफनाया जाता था और कुछ शवों को साधारण तरीके से और कुछ शवों को पहले गड्ढे में ईंटों की चिनाई करके दफनाया जाता था। शवों के साथ आभूषण तथा मृदभांड भी जो है रखे जाते थे और स्त्री और पुरुष दोनों के ही कब्रों में आभूषण को रखा गया था। परंतु इतिहासकारों का मानना है कि आमतौर पर बहुमूल्य वस्तुएं जो है शवों के साथ नहीं रखी जाती थी। एक शव प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से जिसके साथ तांबे का दर्पण भी मिला है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि शवाधान किस प्रकार से होता था। अब हम ये समझते हैं कि शवाधान से कैसे सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। अब देखिए, शवों के साथ आभूषण दफनाने की जो प्रथा थी वो मिस्र के से भी जुड़ी हुई है। मिस्र में जब राजा जो थे वो मर जाते थे तब उनकी कब्रों के साथ बहुमूल्य चीज़ों को दफनाया जाता था। इसके पीछे ये मान्यता थी कि मरने के बाद जब इनका दूसरा जन्म होगा तब उस समय ये सारी की सारी जो वस्तुएं इनके काम आएंगे। तो अगर किसी कब्र के साथ बहुमूल्य चीज़ें दफनाई गई हैं, ज़्यादा चीज़ें दफनाई गई हैं, तो माना जा सकता है कि वो इंसान इस सभ्यता का कुछ हद तक ऊंचा इंसान होगा। और अगर किसी व्यक्ति को साधारण तरीके से साधारण गर्त में दफनाया गया है तो माना जा सकता है कि वो इंसान इस समय का थोड़ा नॉर्मल इंसान रहा होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि सामाजिक विभिन्नता उस समाज में थी या नहीं थी। ठीक है, तो हम लोगों ने शवाधान के बारे में जाना। अगला हमारा टॉपिक है विलासिता की वस्तुएं। देखो भाई, हमारे समाज में वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है सामान्य उपयोग की वस्तुएं और दूसरी होती है भोग विलासिता की वस्तुएं। अब देखो, सामान्य उपयोग की वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? वे वस्तुएं जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं सामान्य उपयोग की वस्तुएं। और भोग विलासिता की वस्तुएं कौन सी वस्तुएं? जो दुर्लभ हों, महंगी हों और जिस जगह पे पाई गई हैं उस जगह में उसको बनाने के लिए कच्चा माल ना मिलता हो, यानी अनुपलब्ध कच्चे माल से बनी हो। ठीक,
तो देखो विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुओं का मतलब है लग्जरी आइटम्स। तो विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ हों, यानी जिनकी संख्या बहुत ही कम हो, महंगी हो, कॉस्टली हो, अनुपलब्ध कच्चे माल से बनी हो, यानी ऐसे कच्चे माल से बनी हो जिस क्षेत्र में वो पाई गई है उस क्षेत्र में वो कच्चा माल मिलता ही ना हो। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी ही वस्तु है जिसका नाम है फ्यांस। वस्तु का नाम है फ्यांस। देखो फ्यांस बनती कैसे है? फ्यांस बनती है घिसी हुई रेत, एक चिपचिपा पदार्थ और रंग को पकाकर। देखो फ्यांस कैसे बनती है? घिसी हुई रेत, चिपचिपा पदार्थ और रंग को पकाकर बनाई जाती है फ्यांस। फ्यांस का उपयोग छोटे बर्तन बनाने में किया जाता था। तो फ्यांस का उपयोग किया जाता था छोटे बर्तन बनाने में। फ्यांस एक दुर्लभ वस्तु मानी गई है, तो इसलिए इसको विलासिता की वस्तुओं में काउंट किया जाता है। तो देखो सबसे पहले विलासिता की वस्तुएं कौन सी? ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ हो, महंगी हो, अनुपलब्ध कच्चे माल से बनी हो। हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी वस्तु क्या है? फ्यांस, जो कि घिसी हुई रेत, चिपचिपे पदार्थ और रंग को पकाकर बनाई गई हो। इससे बनाए जाते थे छोटे बर्तन। अब देखो भोग विलासिता की वस्तुएं, यानी विलासिता की वस्तुओं से किस प्रकार से पता चलता है कि किसी समाज में सामाजिक या आर्थिक विभिन्नता होगी। अगर देखो किसी समाज में ऐसी वस्तुओं का, विलासिता की वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो मतलब वो समाज जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, और अगर ऐसी वस्तुओं का कम उपयोग किया जाता है तो इसका मतलब वो समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता थी। तो देखो पेपर में कई बार इस तरीके से प्रश्न बनता है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का पता लगाने के कौन कौन से तरीके हैं बताइए। तो यह प्रश्न कई बार पेपर में बना है और इस प्रश्न को आने की पूरी संभावना है। तो एक बार हम लोग दोबारा देखते हैं सामाजिक विभिन्नता का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो दो तरीके हैं, शवाधान और विलासिता की वस्तुएं। शवाधान का मतलब है शवों को दफनाना। विलासिता की वस्तुएं हैं ऐसी वस्तुएं जो दुर्लभ, महंगी और अनुपलब्ध कच्चे माल से बनी हों। शवाधान से हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है कि मृतकों के साथ क्या चीज़ें दफनाई गई हैं। और विलासिता की वस्तु से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि विलासिता की वस्तुएं कितनी उपयोग में आती हैं। उदाहरण है इसमें विलासिता की वस्तुओं का फ्यांस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक को समझते हैं। देखिए इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी वाले टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले हमें एक जगह के बारे में बताया गया है जिसका नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक छोटी बस्ती है, परंतु ये पूरी की पूरी बस्ती शिल्प उत्पादन के कार्य में लगी हुई है। तो चहुंदड़ो छोटी बस्ती है परंतु पूर्णतः शिल्प उत्पादन में संलग्न है। अब हम बात करें अगर कि शिल्प उत्पादन में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, तो शिल्प उत्पादन में आता है मनके बनाना, शंख की वस्तुएं बनाना, बाट बनाना, मनके बनाना, शंख की वस्तुएं बनाना, बाट बनाना, आभूषण बनाना तथा धातु कर्म आदि।
धातु कर्म का मतलब है धातुओं से वस्तुओं को बनाना। तो शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, शंख बनाना, बाट बनाना, मोहरे बनाना, आभूषण बनाना, तो धातु कर्म जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने चौंदड़ों के बारे में जाना। चौंदड़ो एक छोटी बस्ती है, परंतु पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो शिल्प उत्पादन में मनके, शंख, मोहरे, बाट, आभूषण और धातु कर्म आदि आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे मनके बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया। तो देखिए, हम लोग जानेंगे मनके किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मनके बनाने के लिए कच्चा माल कौन सा उपयोग में लाया जाता था। तो कच्चे माल में सबसे पहला नाम है पत्थरों का। तो कुछ पत्थर उपयोग में लाए जाते थे, जिसमें कार्नेलियन, जैस्पर, सेफ्टिक तथा क्वार्टर्स का नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में पत्थरों की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ पत्थरों की, तो उसमें कार्नेलियन, जैस्पर, सेफ्टिक, क्वार्टर्स आदि का उपयोग किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं धातुओं की। तो धातु में हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, कांसा व तांबा। तो मनके बनाने के लिए धातुओं में सोना, कांसा व तांबा, इन धातुओं का उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं अन्य वस्तुओं की। अन्य में है फ्यांस व पकी मिट्टी। फ्यांस व पकी मिट्टी का उपयोग करते थे। तो मनके बनाने की प्रक्रिया में हमने सबसे पहले जाना कच्चे माल में वो क्या क्या उपयोग करते थे। तो मनके बनाने के लिए कच्चे माल में वो पत्थरों में कार्नेलियन, जैस्पर, सेफ्टिक, क्वार्टर आदि का उपयोग किया करते थे। धातु में सोना, कांसा व तांबे का उपयोग करते थे। अन्य वस्तुओं में फ्यांस व पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया करते थे। अब हम लोग जानते हैं कि जो मनके थे वो किस किस आकृति के बनाए जाते थे, यानी उनका आकार कैसा होता था। उनका आकार होता था गोलाकार, ढोलाकार, चक्राकार, वक्राकार व खंडित। खंडित मतलब होता है टूटे हुए टुकड़े। तो अगर हम आकार की बात करें तो गोलाकार, ढोलाकार, चक्राकार, वक्राकार, खंडित व बेलनाकार। बेलनाकार मनके भी पाए गए हैं। तो कच्चा माल समझा, आकार समझा। अब समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनके किन विधियों द्वारा बनाए जाते थे। तो अब हम लोग विधियों की बात करेंगे। विधियों में पहली विधि है सांचे में ढालकर। और दूसरी विधि है शल्क निकालकर। तो पहली विधि क्या है, सांचे में ढालकर, और दूसरी विधि क्या है, शल्क निकालकर। दोनों विधियों को समझते हैं। देखो, सांचे में ढालकर कच्चे पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता था कि कौन सी विधि का उपयोग किया जाना है। अगर कच्चा पदार्थ नर्म है तो पहले उसका एक चूर्ण बना लिया जाता था, उसे पीस लिया जाता था। पीसने के बाद उसे मनकों के आकार के सांचों में ढाल दिया जाता था। सांचों में ढालने के बाद उनसे मनकों को तैयार किया जाता था। तो ये है सांचे में ढालकर। तो सांचे में ढालकर के मतलब क्या है कि कच्चा पदार्थ अगर नर्म है तो उसको पहले पीस लिया जाता था, ठीक, उसको चूर्ण के रूप में बना लिया जाता था, फिर उसे निश्चित आकार के सांचों में ढालकर उससे मनकों को प्राप्त कर लिया जाता था। तो ये है सांचे में ढालकर। दूसरा शल्क निकालकर।
अगर मान लीजिए कच्चा पदार्थ कठोर अवस्था का है तो उसे सबसे पहले अनियमित आकारों में तोड़ा जाता था। अनियमित आकारों में तोड़ने के बाद उनको उनके अंदर से शल्क निकाल लिए जाते थे, यानी मनकों के आकार के जो शल्क हैं उनको निकाल लिए जाते थे। उसके बाद सुइयों से उनमें छेद कर दिए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में छेद करने के यंत्र भी पाए गए हैं। तो इस प्रकार शल्क निकालकर मनकों का निर्माण किया जाता था। तो अब हम लोगों ने मनके बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा कि मनके बनाने के लिए कच्चा माल कौन सा उपयोग होता था, जिसमें पत्थर, धातु और अन्य को समझा। आकार कौन कौन से होते थे और विधियां हम लोगों ने जानी। इसके बाद हम लोग दो अन्य बस्तियों के बारे में जानेंगे, एक है बालाकोट और एक है नागेश्वर। देखो, जिस तरीके से चौंदड़ो छोटी बस्ती थी और पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, इसी प्रकार नागेश्वर और बालाकोट भी छोटी बस्तियां थी जो कि गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित थी। तो नागेश्वर और बालाकोट गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित थी और यहाँ पर समुद्रों से शंखों को प्राप्त किया जाता था और शंखों की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो यहाँ पर शंख से वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, तो गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है नागेश्वर और बालाकोट और यहाँ शंख से जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हुआ खत्म। एक बार और इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमने चौहंडड़ों के बारे में जाना, जो कि छोटी बस्ती है, पूर्णतः शिल्प उत्पादन में संलग्न है। फिर हमने शिल्प उत्पादन के विषय में जाना कि शिल्प उत्पादन का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग मनके बनाना, शंख की वस्तुएं बनाना, बाट बनाना, आभूषण बनाना तथा धातुकर्म जैसी चीज़ें शामिल है। फिर मनके बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने समझा कि कच्चा माल कौन सा होता था, जिसमें पत्थर, धातु और अन्य हैं। फिर हमने इसके आकार को समझा, इसकी विधियों को समझा और हमने नागेश्वर और बालाकोट को जाना कि इससे शंख की वस्तुएं बनाई जाती थी। हाँ, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि शंख की वस्तुएं क्या, जैसे करछियाँ और मनके आदि। तो शंख से करछियाँ बना लेते थे, मनके निकाल लेते थे, तो ये वस्तुएं जो हैं बनाई जाती थी शंख से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है उत्पादन केंद्र की पहचान। तो देखिए, इतिहासकारों और पुरातात्विदों को ये कैसे पता चलता है कि यही वो जगह है जहां पर उत्पादन कार्य किया जाता था। तो इसके लिए पुरातात्विदों को ने बहुत सी विधियां मतलब वो लोग अपनाते हैं, जिसमें से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से पहचान की जाती है। देखो, अगर किसी जगह पर पत्थर के पिंड मिल जाए, शंख मिल जाए, अपूर्ण वस्तुएं मिल जाएं, त्यागी हुई वस्तुएं मिल जाएं, औजार या उपकरण मिल जाएं, या कूड़ा करकट मिल जाए, तो अगर किसी जगह पर पत्थर के पिंड, शंख, अपूर्ण वस्तुएं, त्यागी हुई वस्तुएं, औजार या उपकरण या कूड़ा करकट, ये चीज़ें अगर प्राप्त हो जाती हैं तो इतिहासकार और पुरातात्विक समझते हैं कि यहाँ पर अगर ये चीज़ें मिली हैं तो इसका मतलब ये उत्पादन के केंद्र रहे होंगे और जिस समय लोग यहाँ पर उत्पादन करते होंगे तो उनसे ये चीज़ें छूट गई होंगी। तो इस प्रकार हमें उत्पादन के केंद्र की पहचान होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? चलो, तो आज हमें सिर्फ इतना ही जानना था अपनी इस क्लास में। अब हम लोग एक बार इस पूरे को रैपअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अभी हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना सामाजिक विभिन्नता का पता लगाना, कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से सामाजिक विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले जाना शवाधान। शवाधान का मतलब क्या? शवों को दफनाना। दफनाते कैसे थे? गड्ढों में दफनाते थे, कुछ को साधारण में, कुछ को ईंटों की चिनाई में। आभूषण और मृतभांड मृतकों के साथ पाए गए हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के साथ आभूषण मिले हैं। एक कब्र से जो है तांबे के दर्पण के साथ, मतलब शव के साथ तांबे के दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। हड़प पुरातात्विक ये मानते कि बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने की प्रथा प्रचलन में नहीं थी, यानी शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाए नहीं जाते थे। दूसरा तरीका हमने जाना विलासिता की वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की, सामान्य उपयोग की और विलासिता की। सामान्य उपयोग की रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल, विलासिता की वस्तुएं दुर्लभ, महंगी, अनुपलब्ध कच्चे माल से प्राप्त, जैसे फ्यांस। फ्यांस बनता किससे? घिसी हुई रेत, चिपचिपा पदार्थ और रंग को पकाकर। इससे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फिर हमने जाना शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, जिसमें चहुंदड़ो छोटी बस्ती थी पर पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन का मतलब क्या? मनके बनाना, शंख की वस्तु बनाना, बाट बनाना, आभूषण बनाना और धातु कर्म आदि। इसके बाद हमने मनके बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया समझी, कच्चा माल जिसमें पत्थर, धातु तथा अन्य वस्तुएं। इसके बाद हमने मनकों के आकार जाने, गोलाकार, ढोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार आदि। फिर हमने विधियां जानी, सांचे में डालकर और शल्क निकालकर। इसके बाद हमने नागेश्वर और बालाकोट के बारे में जाना कि गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। शंख से वस्तुएं बनाई जाती, करछियां, मनके आदि बनाए जाते थे। उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में हमने जाना कि अगर किसी क्षेत्र में पत्थर के पिंड, शंख, अपूर्ण वस्तुएं, त्यागी वस्तुएं, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि इस जगह पर उत्पादन किया जाता होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो और ये टॉपिक सारे आपको समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।